अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है प्लाज्मा फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़। बुक हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एफजेन है। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है सिंगल पार्टिकल मोशन। सिंगल पार्टिकल मोशन है मीन्स कि हमने अजम्पशन ली हुई है कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल को हमने स्टडी करना है कि इनकी मोशन कैसे होगी जब हम इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में रखेंगे। हम ये सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आज है हमारा कर्वेचर ड्रिफ्ट जो कि है लेक्चर नंबर 4। कर्वेचर ड्रिफ्ट क्या होती है? ड्रिफ्ट हमें पता है कि ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं तो ये जो इसका सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गाइडिंग सेंटर। अब वो जो मूव कर रहे होते हैं इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जायरेशन। अब ये इसका गाइडिंग सेंटर क्या है? फिक्स है। लेकिन अगर क्या हो कि पार्टिकल ऐसे सर्कुलर में मूव कर रहा हो, ये इसका गाइडिंग सेंटर है और वो ऐसे मूव करने लग जाए, ठीक है, आगे आगे जा रहा है, तो इसका गाइडिंग सेंटर भी यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ आया, शिफ्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि गाइडिंग सेंटर शिफ्ट हो गया। और जब गाइडिंग सेंटर शिफ्ट होता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट अब हम सारे लेक्चर में पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने रिवाइज करवा दिया कि ड्रिफ्ट क्या होता है। अब कर्वेचर ड्रिफ्ट क्या होती है? ड्रिफ्ट जो कर्वेचर पे आए, कर्वेचर मीन्स के बेंडिंग पे। अब जैसे इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे ऐसे घूम रही होंगी कहीं पे, जहाँ पे वो घूम रही है बेंड आ रहा है उसमें, उधर हमने वहाँ पे क्या आएगी? ड्रिफ्ट आएगी। उस ड्रिफ्ट को हमने स्टडी करना है इसमें, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या होती है? टोराइड। जैसे हमने सोलिनॉइड पढ़ा था, सोलिनॉइड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, सेम इसी तरह टोराइड में भी प्रोड्यूस होती है। टोराइड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या करती है? अंदर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अगर वो सर्कुलर पाथ में, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो बेंड होती है ना। देखो यहाँ बेंडिंग आई है, यहाँ बेंडिंग आई है, यहाँ बेंडिंग आई है, तो ये जो बेंडिंग्स है ना, यहाँ पर इन बेंडिंग्स पे जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी हमने उसको स्टडी करना है। ये बेंडिंग्स हैं, जहाँ जहाँ बेंडिंग हुई है, जैसे इस ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग है, यहाँ पर ड्रिफ्ट जो कॉज होगी हमने उसको स्टडी करना है। ओके, और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी हम जो केस पढ़े हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पढ़े हैं, ठीक है। कर्वेचर ड्रिफ्ट भी नॉन यूनिफॉर्म में होती है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उनके चेंज होने की वजह से क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स ही ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई फोर्स है जो यहाँ बेंडिंग पे ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब क्या किया कि ये जो बेंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, मैंने इसको यहाँ बना लिया। ये सिर्फ वो है जो बेंडिंग, ये सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बेंडिंग पे है, ठीक है। ऐसे घूम के ये भी सर्कुलर पाथ बनाएगी, ये भी सर्कुलर बनाएगी, सर्कुलर। मैंने सिर्फ क्या किया है, वो बेंडिंग वाली ली हुई है। जब बेंडिंग वाली ली हुई है, अगर ये देखो इधर अगर ये घूम रही है तो इनका सेंटर से रेडियस भी तो होगा, सेम इसी तरह इनका सेंटर से जो है वो रेडियस बना दिया, और रेडियस क्या है? आर सी। क्योंकि ये कर्वेचर का है इसलिए मैंने आर के साथ क्या लगा दिया? सी लगा दिया। ओके, एक और बात आप लोगों ने देखनी है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है तो ये थीटा की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास इस डायरेक्शन में है, थीटा है, और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है? आर है। तो अगर ये बना हुआ है इसका मतलब यही है कि ये थीटा है और ये आपके पास क्या है? ऊपर आर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है? थीटा में, और ये क्या है? आर। ओके, अब हम देखते हैं कि अज्यूम दैट द लाइंस ऑफ फोर्स टू बी कर्व विद कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमने क्या है? लाइंस ऑफ फोर्सेस कंसीडर कर लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर कर लिए जिनका क्या है? कांस्टेंट रेडियस आर है। फोर्स, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसको कौन सी फोर्स मूव करवाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करवा रही है? ऐसे 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 मूव करवा रही है। जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसके, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़रूर होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। हमारे पास, हमने अभी कहा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स आएगी, फोर्स की वजह से वो फोर्स ही होगी जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। अब हमने तो कह दिया कि हमारे पास दो तरह की फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इनमें से ड्रिफ्ट कौन सी प्रोड्यूस कर रही है? वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ इसको क्या करवाएगी? ऐसे मूव करवा रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। वो सिर्फ क्या करवा रही है? मूव करवा रही है।
इसलिए यहाँ पे ये बात बताती हूँ, ठीक है, वो सिर्फ मूव करवा रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो ऐसे डायरेक्शन में, अगर ये इनवर्ड है ना, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगती है, इस तरह मूव करवा रही है, तो ये इसके ऐसे ऑपोजिट होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे पास गाइडिंग सेंटर में शिफ्ट आएगा, और गाइडिंग सेंटर में शिफ्ट का मतलब क्या है कि उसमें ड्रिफ्ट आ गई है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ है। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं लेंगे, हमने आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके चलना है। A shift in guiding center arises from the centrifugal force when plasma particle move along the magnetic field lines. Centripetal force आपके पास किसके इक्वल आती है, क्योंकि ये centripetal force है जो इस डायरेक्शन में होती है वो माइनस के साथ होती है, ठीक है, और centrifugal force उसके ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पे प्लस आता है, ये माइनस में तो प्लस होती है एक ही जैसी एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये भी क्या हो जाएगी एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट होता है। अब हमारे पास हमें कौन सा चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है। अगर देखो ये मेरे पास क्या है, टोराइड है, इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, जो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट क्या है, जो इसके साथ साथ मूव, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट भी क्या है, इसके साथ साथ वेलोसिटी का मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, तो ये भी हमारे पास ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसके साथ साथ मूव करेगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेना है, वी पैरेलल वाला, वी परपेंडिकुलर हमने नहीं लेना। पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इग्नोर किया, हमने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है गाइडिंग सेंटर को शिफ्ट कर रही है, तो हमने वो वाली फोर्स ली। फिर हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स देखे, उसमें हमने कहा कि परपेंडिकुलर वाला हमने नहीं लेना, हमने वो लेना जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास पैरेलल वाला है, तो वी पैरेलल ले लिया। ओके, अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी उसमें वी के साथ क्या लगा दो, वी पैरेलल लगा दो। अब यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर ओवर आर सी। अब यहाँ पे बात याद रखनी है कि आपके पास जो आर यूनिट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है आर सी ओवर आर सी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी, नीचे आर सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर सी स्क्वेयर और एम वी पैरेलल आर सी। इस इक्वेशन को मार्क कर लो, और ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन क्या कर रही है, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है हमारे पास, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वेयर, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी भी हुई, ड्राइव भी की हुई है, v इज इक्वल टू ई क्रॉस पी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, फोर्स के लिए चाहिए ना, तो फोर्स के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया q से, तो क्यू ई क्या होता है, एफ क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वेयर। तो यहाँ पे मेरे पास वी सी आ गया एफ क्रॉस बी ओवर क्यू बी का स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो फोर्स कॉज करी है, फोर्स वाली अपनी फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि मेरे पास ये थी, साथ में ये चीज़ ऐसी आ गई, ठीक है। ये इतनी जो थी पूरी क्या थी, फोर्स की वैल्यू थी। अब ये वी आर लिख दिया, ये वी आर क्या है, ये हमारे पास जो कर्वेचर, हमारी कर्वेचर पे ड्रिफ्ट आ रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इनकी बेंडिंग पे यहाँ पे जो ड्रिफ्ट आ रही है ना बेंडिंग पे, वो ये वाली ड्रिफ्ट है। अब ये जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है ना, इसमें एक ड्रिफ्ट नहीं होती, एक तो हमने फाइंड कर ली, ये ड्रिफ्ट आ गई, इसमें दो तरह की ड्रिफ्ट होती हैं, तो हमें वो दूसरी ड्रिफ्ट फाइंड करनी है। एक हम फाइंड कर चुके हैं, वो दूसरी क्या है, अगर आप इस पर देखो तो आपके पास ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये इनका क्या था, रेडियस था। आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि आर एल इक्वल होता है वी परपेंडिकुलर और ओमेगा सी इक्वल होता है क्यू बी ओवर एम, क्योंकि ओमेगा सी इन्वर्स में है तो एम ऊपर हो जाएगा, क्यू बी नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आर एल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने बनाई हुई थी, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बेंडिंग पे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनका यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पे रेडियस क्या है, ये नज़दीक है ना, तो रेडियस इसका क्या है, जेड है, सॉरी रेडियस क्या है इसका, कम है। जब रेडियस कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ पे रेडियस कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। यहाँ रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कम हो जाएंगी। इससे ऊपर और लाइंस बनाओगे तो वहाँ पे रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, हर पॉइंट पे क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बी, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चेंज, तो ग्रेड बी हम उसको बोलते हैं। तो अगर अब आपने देखा कि आपके पास ये जो रेडियस में चेंज आ रहा है ना, ये रेडियस में चेंज आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो एक ड्रिफ्ट वो थी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने प्रोड्यूस की, और एक जो है वो ये होगी जो आपके पास ये रेडियस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। हमारे पास यहाँ पे इनका इन्वर्स रिलेशन की वजह से चेंज आ रहा है।
अब अगर आप देखो तो मेरे पास जो बी है वो है किस डायरेक्शन में। अभी हमने कहा था कि हमारे पास जो बी है, मैंने बताया था ना थीटा डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अगर आप बनाओ तो ऊपर क्या था आर, यहाँ क्या था थीटा, तो ये किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थीटा डायरेक्शन में थी। लेकिन जो ग्रेडियंट बी है वो आपके पास कहाँ पे है, ग्रेड बी कहाँ है, वो आर डायरेक्शन में है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो थीटा डायरेक्शन में, लेकिन जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कहाँ है, आर डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो उसको हम एज अ फंक्शन में लिखते हैं ना, ऐसे जब भी कोई चीज़ चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो रही है, आर चेंज हो रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में है थीटा डायरेक्शन में, लेकिन चेंज हो रही है आर डायरेक्शन में। एक हम ऐसे लिखते होते हैं और एक हम कैसे लिखते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, ठीक है। चेंज जो है वो आर में आ रहा है और बी थीटा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में जैसे हमारे पास बी जी वाई था ना, कि वाई में चेंज हो रही है तो जी में डायरेक्टेड है, तो अगर आप लोगों ने वो केस वहाँ डिटेल में पढ़ा है तो ये आप लोगों को ईजी लग रहा होगा। ओके उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, डेल क्रॉस बी फाइंड करना है। अब डेल क्रॉस बी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डेल क्रॉस बी आपके पास क्लोज लूप के लिए क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन हमें इसको देखना है कैसे जीरो होता है। अगर हम इन फील्ड्स लाइन की बात करें तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही जब ये वैक्यूम में। मैक्सवेल की इक्वेशन है क्या, डेल क्रॉस बी जीरो तो नहीं है, मैक्सवेल की इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ठीक है। ईएमटी में हमने ये चीज़ प्रूव भी की थी, मैक्सवेल की इक्वेशन वाला टॉपिक था। अब हमारे पास यहाँ पे ई जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, हमारी ई है ही नहीं, तो हमने ई को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब हमारे पास क्या रहेगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब अगर आप देखो आपके पास ये क्या है, टोराइड है, और इसमें क्या कर रही है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो ये इसका क्या है, पॉजिटिव हाफ है, ये इसका क्या है, नेगेटिव हाफ है। हमारे पास दो हाफ्स है, तो हमारे पास दो डिफरेंट करंट डेंसिटीज़ होंगी दो हाफ्स के लिए, एक क्या होगी पॉजिटिव और एक क्या होगी माइनस जे। तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल करंट डेंसिटी आपके पास कितनी आ गई, जीरो। तो डेल क्रॉस बी कितना हो गया, जीरो। और ये है क्या, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के लिए डेल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके उसके बाद हमने क्या करना है, ये रिलेशन आगे यूज़ करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि हमारे पास जो आर है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो थीटा डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और उसका जो चेंज है वो आर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास ये आर थीटा किसके कंपोनेंट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल के, तो हमने इसलिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए, आर थीटा, और एक कौन सा कंपोनेंट होता है, जी। अब डेल क्रॉस बी जो है ना, ये हमारे पास इसका मतलब जी डायरेक्शन में, क्योंकि आर डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट। डेल बी हमारे पास जो है वो आर डायरेक्शन में, चेंज आर डायरेक्शन में आ रहा है, अभी ऊपर बताया, और थीटा जो है वो क्या है, बी डायरेक्शन में है। तो हमारे पास डेल क्रॉस बी किस में है, जेड कंपोनेंट में। तो अभी हमें डेल क्रॉस बी फाइंड करना है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू वन ओवर आर ई आर। अब ये हमारे पास क्या होता है, आर थीटा और जी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल के। ई मैंने साथ क्यों लगाया हुआ है, वैसे ही यूनिट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई जी होते हैं, सिंपल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल ओवर पार्शियल आर, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल आर हो जाएगा, बी आर बी थीटा बी जी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेल क्रॉस बी क्या है, जी डायरेक्शन में, तो हमने सिर्फ और सिर्फ जी डायरेक्शन को लेना है, ठीक है। जी डायरेक्शन को लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर बी थीटा माइनस इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा बी आर, सिर्फ जी डायरेक्शन वाला लिया, और ये वन बाय आर आ गया। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू वन ओवर आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर बी थीटा। ये क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हमारे पास ये थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, और यहाँ पे क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल क्रॉस बी था ही जीरो, जीरो रखा, वन बाय आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर बी थीटा वैसे ही। अब जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ना, तो हमने इसका जो डेरिवेटिव ज़ीरो है उसका मतलब है किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो बी थीटा आर को दूसरी साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने लगा दिया। अब यहाँ से हमें पता लगा कि जो बी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। बी थीटा क्यों है, क्योंकि जो बी है वो थीटा की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी ड्रिफ्ट थी वो ग्रेड बी की वजह से थी। ग्रेड बी की ड्रिफ्ट हमने पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखने है कि ग्रेड बी की ड्रिफ्ट आ गई। ओके अब यहाँ पे बी थीटा कितना था, कांस्टेंट ओवर आर के। तो अगर हम इसका पार्शियल और पार्शियल आर लें, क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, चेंज हो रही है आर डायरेक्शन में, और डायरेक्टेड है थीटा डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे मैंने ये वाली बात बताई थी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया,
ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा तो माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। आर जो यूनिट वेक्टर है उसको बताया था कि हम आर यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आर सी, यहाँ लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे आर सी आ गया, नीचे आर सी और एक आर सी जो है ये वाला, देखो ये वाला आर जो है वो आर सी है, ये वाला आर सी क्या बन जाएगा, आर सी स्क्वेयर, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब हम आर यूनिट वेक्टर की, तो आर सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वेयर और एक ये आर सी आएगा तो आर सी क्यूब। ये क्या है, चेंज पार्शियल ओवर पार्शियल आर, तो इसको डेल लिख सकते हैं, डेल बी थीटा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से हमें ये रेशो चाहिए, पार्शियल बी थीटा हो साथ में नीचे बी थीटा। तो हमने सबसे पहले पार्शियल डेल बी थीटा बनाया और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रेशो में बी थीटा भी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बी थीटा मैंने रेशो बनाई, अब यहाँ पे बी थीटा की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। ये तो आर क्यूब माइनस कॉन्स्टेंट आर सी ओवर आर सी क्यूब किसकी है, डेल बी थीटा की वैल्यू है, और बी थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर सी ओवर कॉन्स्टेंट। ठीक है, बी थीटा क्या था, कांस्टेंट ओवर आर था, तो यहाँ पे कांस्टेंट ओवर आर की जगह क्या लिखा, आर सी है, ये इन्वर्स में है तो आर सी ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट नीचे। अब कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये रेशो रह जाएगी, पार्शियल बी थीटा की बी थीटा के साथ रेशो क्या आ गई, माइनस आर सी ओवर आर सी का स्क्वेयर। ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन चाहिए ये चीज़। हमारे पास दो ड्रिफ्ट आ गई हैं, एक हमने जो हमारी कर्वेचर ड्रिफ्ट थी और एक हमारे पास ग्रेड बी जो कि रेडियस के चेंज होने की वजह से आई है। अब इन दोनों का सम जो है अगर इक्वल टू ज़ीरो आए, इसका मतलब प्लाज्मा कन्फाइंड हो गया है। प्लाज्मा कन्फाइंड का क्या मतलब होता है कि प्लाज्मा हमारे कंट्रोल में, अगर एक डिवाइस है उसमें हमें प्लाज्मा, जैसे जिस डिवाइस में हमें प्लाज्मा को क्या करना है, कन्फाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अब देखेंगे कि क्या प्लाज्मा कन्फाइन हुई है या नहीं। जिस डिवाइस में कन्फाइन करते हैं उसको टोका मैप बोलते हैं। यहाँ पे इसकी हमने ग्रेडियंट ड्रिफ्ट कर्वेचर ड्रिफ्ट की वैल्यू लिखी और ग्रेड डी की वैल्यू लिखी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमें ये रेशो बीटा बी जो है वो थीटा डायरेक्शन में है तो हम थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे इस रेशो की वैल्यू क्या है, माइनस आर सी ओवर आर सी स्क्वेयर जो हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे बी और ये आर सी ओवर आर सी स्क्वेयर लिख दिया। ये माइनस था, सबसे पहले इसके साइन ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम है। उसके बाद क्या किया, अगर बी क्रॉस आर सी है तो इक्वल होगा माइनस आर सी क्रॉस बी के। तो बी क्रॉस आर सी सेम बनाने के लिए मुझे इधर आर सी क्रॉस बी चाहिए, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस अगेन इसको ऊपर वाले को प्लस कर देगा, नीचे वाले को माइनस कर देगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, देखो प्लस माइनस साइन हो गया। अब यहाँ से आर सी क्रॉस बी और आर स्क्वेयर बी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लिया, अंदर ये चीज़ रह गई, एम वी पैरेलल का स्क्वायर क्यू बी प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर आर ओवर 2, ये चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या किया, आर एल की वैल्यू क्या होती है, वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। अब यहाँ पे ओमेगा सी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ओमेगा सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बी ओवर एम, क्योंकि इन्वर्स में है तो एम ऊपर हो जाएगा, क्यू बी नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर सी क्रॉस बी आर स्क्वेयर सी बी, एम बाई क्यू बी को हमने कॉमन ले लिया, एम पैरेलल का स्क्वायर प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ज़ीरो नहीं आया, अगर ये ज़ीरो नहीं है इसका मतलब प्लाज्मा कन्फाइंड नहीं हुई, अगर ये ज़ीरो आता तो प्लाज्मा कन्फाइंड हो जाती। अब यहाँ पे हम एक मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसमें क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़, हर एक की अपनी अपनी V1 V2 V3 V3 V4 अप टू सो ऑन, बहुत ज़्यादा वेलोसिटीज़ हैं। तो हम वेलोसिटीज़ क्या कैसे लेते हैं, हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, तो हम एवरेज ले लेते हैं ऐसे के लिए। तो अभी यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, हम अप्लाई करेंगे। We apply Maxwell distribution where large number of particles have different velocities, so we take average of velocity. Apply Maxwell distribution here, तो जो हमारे पास velocities आई हैं उनके ऊपर क्या लगा देंगे, एवरेज बार क्या शो करती है कि वो एवरेज है। ओके, जब हमने Maxwell यूज़ किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल होंगी, KTM। जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें V पैरेलल स्क्वायर की जगह KT ओवर M लिख दिया और 1/2 V परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिख दिया, KT ओवर M। ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो रहे हैं, 2KT/M। ओके, आर सी क्रॉस बी, अगर आप यहाँ को क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आता है ना। उसके अलावा अगर आप देखो
तो साइन थीटा आया, साथ में ये क्या है वाई डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और ये आपके पास क्या था, रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, रेडियस मीन्स के आर सी क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, 90 वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। और एम बाई क्यू भी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी वाई यूनिट वेक्टर आर सी, और ये चीज़ क्या होती है, वी थर्मल हमारे पास इक्वल होता है 2kT/m। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो ये वी थर्मल हो जाएगा, वी थर्मल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि वी थर्मल स्क्वायर आर सी ओमेगा सी वाई यूनिट वेक्टर। अब बस इनको अरेंज करके लिखा हुआ है कि जैसे वी थर्मल और ओमेगा सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, आर एल के। तो हमने यहाँ पे आर एल लिख दिया और बाकी ये रह गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।